हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है, ये सब कुछ पढ़े। एक आज हम यूनिक तरीके का टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले, और नॉर्मल भी क्वेश्चंस हम करेंगे आज के क्लास में। एक कभी कभार क्या होता है, फॉरेन करेंसी में नॉन रेसिडेंट के केस में स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट के केस में डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं। नॉन रेसिडेंट तो इंडिया के बाहर का है, इंडिया के बाहर का है तो वो तो इंडियन करेंसी पे होगा नहीं ट्रांजैक्शन, तो वो डॉलर्स पे ट्रांजैक्शन होता है। तो डॉलर्स पे तो ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन डॉलर के केस में कैपिटल गेन निकालने में एक नया प्रॉब्लम और आएगा, क्योंकि इंडिया करेंसी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर बार बार बदलता रहता है। तो कितने में खरीदे? $100 में खरीदे। अब $100 इंडियन करेंसी में कितना होगा? 60 रुपए होगा। 60 रुपए के हिसाब से लें, 65 रुपए के हिसाब से लें, 70 रुपए के हिसाब से लें, 75 रुपए के हिसाब से लें, वो नहीं समझ में आ रहा। कौन सा रेट ले? जो एक्सचेंज का जो रेट होगा, जिसमें हम डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, वो कौन सा लेंगे? ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है इन केस ऑफ डॉलर, जब हम लोग फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में टोटल करवाऊंगा, बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए ताकि तुम कर पाओ इसको। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन डॉलर वाला करेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल वाला भी करेंगे, और कुछ नए टॉपिक्स भी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स का। ठीक है, आ जाओ। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम पढ़े थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है उसका पूरा टेबल और कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट के केस में, मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी को छोड़कर किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखो, मिस्टर एस सेठी, नॉन रेसिडेंट, सेंट रुपीज $25,000 टू इंडिया ऑन 20th May 2008। 20th May 2008 को $25,000 एक आदमी इंडिया में भेजा। On 7th July 2008, a part of this money was utilized to purchase 20,000 shares of XYZ Limited। 20,000 शेयर्स खरीदा गया उस पैसे से, उसमें से पार्ट ऑफ द मनी, पूरा पैसे से नहीं, 20,000 शेयर ऑन इंडियन कंपनी एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। इंडियन कंपनी का शेयर तो इंडियन रुपीज में होगा, तो 20,000 शेयर्स इंटू 10, 2 लाख रुपए का शेयर खरीदा गया। लेकिन पैसा फॉरेन करेंसी से इंडिया में कैसे आया था? डॉलर के टर्म्स पे आया था। कितना डॉलर आया था? $25,000 आया था। ऑन 1/11/2023 दिस शेयर्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर। 20,000 शेयर्स को हम 40 रुपए के भाव में बेच दिए। तो कितना में बेचे हम लोग? इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग 8 लाख रुपए में बेचे। कंप्यूट द कैपिटल गेन इफ कैपिटल गेन ऑन शेयर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112। हमें कैपिटल गेन निकालना है। हमें तीनों का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 20/5/2008, मतलब जब वो फॉरेनर इंडिया में पैसा भेजा था। 7/7/2008 मतलब जिस दिन शेयर्स खरीदे गए थे, और 1/11/2008, 1/11/2008, 7 जुलाई 2008, 1/11/2023 होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 2023 2023 मतलब जिस दिन शेयर्स बेचा गया उस दिन का भी हमें डॉलर का रेट दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका कैपिटल गेन निकालना है। ठीक है, आ जाओ। हम क्या लेंगे? हम हमेशा याद रखना एवरेज रेट लेते हैं। ठीक है, हम एवरेज रेट लेंगे। कैलकुलेट एवरेज एक्सचेंज रेट। कब कब का? जिस दिन शेयर्स बाय किया गया था और जिस दिन सेल किया गया। पैसा इंडिया में कब आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन शेयर्स खरीदा गया और जिस दिन शेयर्स बेचा गया, ये दोनों से हमें लेना देना है। हम ये दोनों का क्या करेंगे? एवरेज रेट निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज बाइंग और सेलिंग, बाइंग प्लस सेलिंग डिवाइडेड बाय 2। बाइंग रेट ये है, सेलिंग रेट ये है। व्हाट विल बी एवरेज? इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे और ये दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो ये दोनों का एवरेज आ गया 46.05 और ये दोनों का एवरेज आ गया 77। तो हम मान लेंगे कि बाय किया गया है 46.05 में, सेल किया गया है 77 में। ठीक है, देखो कैलकुलेशन देखो। कन्वर्जन ऑफ सेल प्राइस इनटू फॉरेन करेंसी। हम फॉरेन करेंसी में सेल प्राइस को कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। हम 20,000 इंटू 40, 20,000 शेयर्स 40 रुपए में बेचा गया था। इन टर्म्स ऑफ डॉलर कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 77, सेलिंग रेट से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया? $10,390 US। ठीक है, वैसे ही परचेज को भी कर लो।
20,000 शेयर 10 रुपए में खरीदा गया था, डॉलर में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइडेड बाय 46.05, तो कितना आ गया 4343.10। ये तुम्हारा बाइंग रेट आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। तो ये तुम्हारा कैपिटल गेन ये रहा, दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कैपिटल गेन। कन्वर्ट दिस कैपिटल गेन इनटू इंडियन करेंसी एट बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का बाइंग रेट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। याद रखना यहां पर एवरेज रेट है, यहां पर एवरेज रेट है, लेकिन कैपिटल गेन निकलने के बाद बाइंग रेट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। बाइंग रेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, हर जगह एवरेज है, लेकिन नीचे में जब कैपिटल गेन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तब बाइंग रेट के अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो हो गया, इस टाइप का डॉलर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, समझते हैं और क्या समझेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। लैंड बिल्डिंग और बोथ के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा वो समझते हैं। एक छोटा सा प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोविजन है। ठीक है, देखो, if the consideration for transfer of land or building or both is less than the value adopted or assessable by the authority। नॉर्मली क्या होता है, हर एक प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट वैल्यू होता है। ठीक है, मान लो मैं एक जमीन खरीद रहा हूं जिसका गवर्नमेंट वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन मैं खरीद रहा हूं उसे 12 लाख रुपए में, तब तो गवर्नमेंट बोलता कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे वैल्यू से ज्यादा में खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, लोग जो गवर्नमेंट वैल्यू होता है उससे कम में खरीद लेते हैं। 10 लाख का गवर्नमेंट वैल्यू था, मैं 8 लाख में खरीद रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या मान लेगा मैं 8 लाख में खरीद रहा हूं? गवर्नमेंट बोल रहा है इस जमीन का वैल्यू 10 लाख है, तुम 8 में खरीद रहे हो, तो क्या तुम 8 में सही में खरीद रहे हो? गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, तुम यहां पर टैक्स का चोरी कर रहे हो, हम मानेंगे कि तुम 10 में ही खरीदे हो। ठीक है, तो वही प्रोविजन है। इफ द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड फॉर द पर्पज ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय सच अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अगर तुम्हारा गवर्नमेंट वैल्यू इज मोर देन ट्रांजैक्शन वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू ज्यादा है, तुम्हारे ट्रांजैक्शन जितना में तुम खरीद रहे हो उससे ज्यादा है गवर्नमेंट वैल्यू, तो मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट वैल्यू सही है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो उस मान लिया जाएगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू सही है। बेसिकली रूल है विच एवर इज हाइयर, गवर्नमेंट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा हम उसे मानेंगे। ठीक है, आओ आगे। When the date of agreement fixing the value of consideration and date of registration of immovable property, यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कभी कभार क्या होता है, हम बुकिंग करते हैं, मान लो बुकिंग किया मैं 1/4/2025 को, उस दिन गवर्नमेंट वैल्यू था 10 लाख रुपए, मैं बुकिंग कर लिया 12 लाख रुपए में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट वैल्यू, दिस इज माय वैल्यू, मैं 12 लाख में किया तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा 2028 में, और जिस दिन 1/4/2028 आया उस दिन गवर्नमेंट का वैल्यू 15 लाख हो गया है। गवर्नमेंट वैल्यू कितना हो गया? 15 लाख। लेकिन मेरा वैल्यू तो मेरा ही रहेगा क्योंकि मैं तो 12 लाख में बुकिंग किया हूं, मैं तो ज्यादा दूंगा नहीं। अब क्या करें? अब तो सिचुएशन बदल गया ना, पहले ठीक था जब बुकिंग हुआ, लेकिन आज के दिन में सिचुएशन बदल गया। तो गवर्नमेंट इस केस में बोलता है कि तुम हमें प्रूफ करके दिखाओ कि तुम बुकिंग किए थे। बुकिंग का कोई प्रूफ है? हम बोले सर ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है, बस बातचीत हो गया था। बातचीत से नहीं चलेगा, अगर तुम हमें बुकिंग का प्रूफ दिखा दोगे तो हम मान लेंगे कि ट्रांजैक्शन का ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे, मतलब 12 लाख को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम प्रूफ नहीं दिखा पाए कि उस दिन बुकिंग हुआ है तो हम लोग फिर इसको ले लेंगे। बात समझ में आया? क्यों ऐसा बुकिंग का प्रूफ क्यों मांग रहा है? वरना तो हर कोई ऐसे बोलेगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन करने जाएगा जानबूझ के कम में करेगा और बोलेगा हमारा 10 साल पहले हमारा बुकिंग हो गया था। अब गवर्नमेंट बुकिंग का प्रूफ तो मांगेगा ना। अब ये बुकिंग का प्रूफ क्या होता है? बुकिंग का प्रूफ मतलब उस दिन तुम्हें पेमेंट देना है, एडवांस पेमेंट बाय अकाउंट, पेई चेक और बैंक ट्रांसफर, मतलब बैंक से कैश में नहीं चलेगा, रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि तुम उस दिन बुकिंग अमाउंट दिए हो। और अगर उस दिन तुम बुकिंग अमाउंट दिए हो तब तो फिर यही माना जाएगा, इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर बुकिंग अमाउंट नहीं दिए हो तब तो फिर आज का वैल्यू को लेकर ट्रांजैक्शन किया जाएगा। क्लियर है बात? वही लिखा है।
when the date of agreement fixing the value of consideration and the date of registration of immovable property are not same. जब बुकिंग डेट और ट्रांजैक्शन डेट सेम नहीं होता है, then the stamp duty value may be taken as on the date of agreement for transfer and not on the date of registration. जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन का वैल्यू हम लेंगे, प्रोवाइडेड पार्ट thereof has been received by account पे चेक. उस दिन हमें कोई ना कोई पैसा अकाउंट पे चेक से या ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से रिसीव हुआ हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम टू द बैंक अकाउंट or through such other electronic mode as may be prescribed on or before the date of agreement or such transfer. क्लियर है बात? तो बुकिंग डेट में या बुकिंग डेट से पहले हमें कोई ना कोई पैसा रिसीव हुआ हो बुकिंग का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या बैंक से या चेक से, मतलब तुम उसका प्रूफ दिखा सको, बेसिकली लेजिटिमेट प्रूफ दिखा सको. क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 3, वैल्यू एडेप्टेड और असेस्ड और accessible by the stamp duty valuation authority where the value of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received or accruing as a result of transfer shall for the purpose of section be deemed to the full value of consideration. ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, you can skip this. ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. इसको मैं छुपा देता हूं. क्या बोला एग्जांपल नंबर 1? कंसिडरेशन रिसीव्ड 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए रिसीव हुआ है. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर अथॉरिटी 15 लाख रुपए. कंसिडरेशन वैल्यू 110%. 110% ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 13,20,000 रुपए. एज द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज. देखो एक तो ना 110% वाला रूल है. क्या है 110% वाला रूल? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर 10% का फ्लक्चुएशन है, अगर सिर्फ 10% का फ्लक्चुएशन है, तब तो हम मान लेंगे कि तुम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सही है. लेकिन अगर 10% से ज्यादा का फ्लक्चुएशन है, तब तो हम नहीं मानेंगे. बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन 12 लाख रुपए रिसीव हुआ है, लेकिन अगर मान लो 2 सिचुएशन देता हूं. 12 लाख वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव हुआ, गवर्नमेंट वैल्यू 13 लाख रुपए है. तो गवर्नमेंट बोलता है कि 12 लाख का 10%, 10% ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो वैल्यू अगर 13,20,000 तक है, 13,20,000 या फिर थोड़ा कम है, तो हम मान लेंगे कि तुम सही बोल रहे हो, 12 लाख रुपए हम एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन अगर फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा का है तो हम नहीं मानेंगे. तो जैसे यहां पर कंसिडरेशन का 110% कितना हो गया? 13,20,000 रुपए. तो ट्रांजैक्शन हो रहा है 12 लाख रुपए में, इसका 110% 13,20,000 रुपए. तो गवर्नमेंट बोलता है अगर म्युनिसिपल वैल्यू 13,20,000 के अंदर है, मतलब तो 12 लाख में तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, हम मान लेंगे कि अप टू 13.2 लाख, 13.2 लाख अगर गवर्नमेंट वैल्यू है, तब तो तुम्हारा 12 लाख ठीक है. 10% का फ्लक्चुएशन है तो कोई बात नहीं, तुम जो वैल्यू दे रहे हो हम मान लेंगे. लेकिन 10% से ज्यादा का फ्लक्चुएशन है तो हम नहीं मानेंगे. तो इस केस में 30%, इस केस में 33 लाख का फ्लक्चुएशन है. 3 लाख मतलब अप्रोक्स 25% का फ्लक्चुएशन है, तो गवर्नमेंट मानेगा नहीं इसमें, और इसमें तुम्हें 15 लाख पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा. ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू. एक सिचुएशन और दे रहा हूं, बताओ तो. ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट वैल्यू 10,50,000 रुपए. बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? 10 लाख या 10,50,000? गवर्नमेंट क्या बोला? तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू का अगर 10% का फ्लक्चुएशन है, मतलब तुम 10 लाख में ट्रांजैक्शन किए, 10% का फ्लक्चुएशन मतलब अप टू 11 लाख. अगर 11 लाख के अंदर का वैल्यू है गवर्नमेंट वैल्यू, तब तो हम कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू को मान लेंगे 10 लाख, ठीक है, क्योंकि 10% ऊपर नीचे हो सकता है. लेकिन अगर 10% से ज्यादा का फ्लक्चुएशन है, तब तो हम नहीं मानेंगे. तो इस केस में देखो सिर्फ 5% का फ्लक्चुएशन था, तब तो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा. क्लियर है बात? तो विच एवर इज हाइयर तो हमें लेना है, लेकिन कब लेना है? जब फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा का हो. लेकिन अगर फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा का नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी आवर फाइनल वैल्यू. ठीक है, चले आगे. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. इस केस में देखो क्या होगा. प्राइस रिसीव्ड ऑन सेल 12 लाख, 12 लाख में ट्रांजैक्शन हुआ,
गवर्नमेंट वैल्यू कितना है 13 लाख, फ्लक्चुएशन कितने का है, फ्लक्चुएशन 10% से कम का है, 10% बोलने से तो 13,20,000 होता है, लेकिन गवर्नमेंट वैल्यू कितना है, सिर्फ 13 लाख है, तो इस केस में मान लिया जाएगा कि 12 लाख इज आवर वैल्यू इज ओके, हम सही बोल रहे हैं। तो एक्चुअल कंसिडरेशन जो है डेट इज 12 लाख विल बी एक्सेप्टेड, यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, चले आगे। एडवांस मनी फोरफिटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कभी कभार क्या होता है, तुम प्रॉपर्टी बुक करते हो, प्रॉपर्टी बुक करने के बाद तुम्हारा जो एडवांस दिया हुआ है पैसा है, तुम एडवांस दे देते हो, एडवांस देने के बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है, और मूड चेंज होने के बाद तुम उस प्रॉपर्टी को लेते नहीं हो, ठीक है, तुम छोड़ देते हो उस प्रॉपर्टी को, और तुम्हारा एडवांस मनी डूब जाता है। तो जब इस ऐसा कोई सिचुएशन आए कि एडवांस मनी डूब जाए, तब क्या करें? अब सोच कर देखो, मिस्टर ए है, बी है, ए इज सेलर, ठीक है, ये 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेचने वाला था, ये 5 लाख रुपए में फाइनल किया और इसको 50,000 रुपए एडवांस दे दिया। बाद में इसको मन नहीं किया लेने का, इसका कोई प्रॉब्लम आ गया, ये नहीं लिया, और ये इसके पास गया, बोला मेरा 50,000 रिटर्न दे दे, तो ये नहीं दिया रिटर्न, ये 50,000 रुपए अपने पास रख लिया, ये पैसा रिटर्न ही नहीं किया। तो अब ये 50,000 रुपए इसके लिए तो इनकम हो गया ना, इसके लिए तो इनकम हो गया। अब जब ये पैसा इसके लिए इनकम हो गया, तो ये टैक्सेबल होना चाहिए 50,000। ये तो 50,000 फायदा कमाया ना, प्रॉपर्टी बेचने वाला था, प्रॉपर्टी भी नहीं बेचा और 50,000 का फायदा भी हो गया, तो ये 50,000 रुपए इसके लिए टैक्सेबल होगा। तो इसमें दो रूल है, एक पुराना रूल है, एक नया रूल है। नया रूल एप्लीकेबल है 1/4/2014 से। 1/4/2014 के बाद अगर तुम कोई भी एडवांस मनी फोरफिट किए हो, तो वो पैसा अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, बात खत्म। अगर ये जैसे 50,000 रुपए फोरफिट कर लिया, सामने वाला को रिटर्न नहीं किया, तो ये 50,000 रुपए अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 2014 से पहले रूल अलग था। 2014 से पहले ये जो 50,000 रुपए है, इसको तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस किया जाता था। बात समझ में आया? इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम माइनस कर देते थे और वहां पर इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करते थे। क्लियर है बात? आओ देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, मिस्टर घोष सोल्ड हाउस ऑन 1/9/2023 फॉर 17 लाख. This house was inherited by him during 1/2 for his father, who has constructed it in 1991-92 for 50,000. Mr. Ghosh spent 50,000 on renovation of the house on 2006-07. Fair market value of house on 1/4/2001 is 4,40,000 रुपए। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ कैलकुलेशन करते हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। अब क्या क्या डेटा दिया है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा सर? 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। कब बेचा? 1/9/2023 को। हाउस इनहेरिट किया था, इनहेरिट किया था वो भी 2001 से पहले का प्रॉपर्टी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001 ले लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 4,40,000 रुपए। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो बार का दिया हुआ है। एक तो 1991 1992 का छोड़ दो, ये देखो 50,000 2006-07 2006-07 का इंप्रूवमेंट है। कितना इंप्रूवमेंट है? 50,000। बात समझ रहे हो? 2006। सर वो पुराना वाला क्यों छोड़ दिया 91 92 का? 2001 का जब तुम वैल्यू ले लिए हो, तो उसके पहले का इंप्रूवमेंट तो उसके अंदर ऑलरेडी आ गया है ना। तो 2001 का वैल्यू 4,40,000 हम लिए, तो उसके पहले जो भी प्रॉपर्टी में खर्चा हुआ है वो तो ऑलरेडी 440 में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसको हम दोबारा नहीं लेंगे। दिस हाउस वॉज अंडर नेगोशिएशन फॉर सेल इन May 2010। मई 2010 में ये किसी को बेचने वाला था और उस टाइम 20,000 रुपए एडवांस मनी फोरफिट किया था। 2010 में कितना रुपए फोरफिट किया था? 20,000 रुपए। The contract could not materialize and the advance money was forfeited. Compute the capital gain assuming that he does not qualify for any exemption. तो मैं कैपिटल गेन निकालना है, तो मैं बोल रहा हूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है सर? 17 लाख रुपए। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कितना? 0 है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो दिया ही नहीं है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स वाला,
तो हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 फोरफिट हुआ है इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 4,40,000 माइनस 20,000 इंटू, अब इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन 2001 का कितना है 100 और अभी का कितना है 348, 348 डिवाइडेड बाय 100, जो भी वैल्यू आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी इंडेक्सेशन वाला कितना 50,000 रुपए, अभी का इंडेक्स है 348 डिवाइडेड बाय 2006-7 का कितना था 122, 122, जो भी वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? आओ देखते हैं कैलकुलेशन। देखो सर एक प्रॉब्लम हमें अभी भी लग रहा है, 20,000 तो फोरफिट किया गया था 2010 में, तो आप 2001 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्यों माइनस किए? रूल यही बोलता है, रूल गलत बोलता है, रूल ही बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दो। अरे मैं फोरफिट अभी किया हूं 4 दिन पहले, लेकिन माइनस करूंगा मैं 2001 वाले वैल्यू से तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, रूल जो बोलता है रूल गलत बोलता है। इसीलिए तो 2014 में इस रूल को चेंज किया गया और बोला गया कि 2014 के बाद अगर कोई भी एडवांस फोरफिट किया गया है तो वो अदर सोर्सेस में जाकर टैक्सेबल होगा, ना कि इस तरीके से 20,000 माइनस नहीं होगा। ये अगर 20,000 2014 के बाद फोरफिट किया होता तो ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता, जिस ईयर में फोरफिट किया है उसी ईयर में, और अभी के हिसाब से नॉर्मल कैलकुलेशन होता, कोई भी यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो 440 से 20,000 गया, 420 इंडेक्सेशन कर दिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल दिए, दोनों को माइनस कर दिए, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू टैक्स 95,777। क्लियर है बात? चले आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो। अगेन यहां पर तुम्हें वो सिचुएशन दिया है जब एडवांस मनी 2014 के बाद फोरफिट किया जाएगा। मिस्टर ए परचेज लैंड फॉर 5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2001-2। इन 2005-6 is agreed to sell to Mr. B for 9 lakh and accepted an advance payment of 50,000. Mr. B however failed to honor his promise and could not get the sale deed executed in its favor. तो 50,000 रुपए फोरफिट कर लिया गया कब, 2000 का कितना तारीख है ये 2005-6 में। As a result, advance money was forfeited by Mr. A. Now, Mr. A has sold the land during 23-24, 2023-24 में बेचा है कितना 20 लाख रुपए का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए। तो मुझे बताओ सिचुएशन नंबर 1 में मैं तुमसे फटाफट पूछता हूं, बस मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे रूल पूछूंगा। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन नंबर ए, क्या करें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना सर 20 लाख, 20 लाख रुपए में बेचा है, माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना 0 दिया हुआ है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया हुआ है 5 लाख रुपए, 5 लाख इंटू हम इंडेक्सेशन करेंगे 2001-2 का जमीन है, 2001-2 का जमीन है तो हम इंडेक्सेशन करेंगे तो 348 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल। अच्छा 50,000 फोरफिट भी तो किया था कब 2006-7 में, तो हम क्या करेंगे यहां से माइनस करेंगे 50,000 और 4.5 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन करेंगे। बात समझ में आया? कब फोरफिट किया है 2005-6 में, 2014 से पहले, 2014 से पहले फोरफिट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा। लेकिन सपोज मिस्टर ए रिसीव्ड एडवांस मनी इन May 2016 एंड फॉरफिटेड द सेम एज अ बायर कुड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट स्प्लिटेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर यही एडवांस मनी 2016 में हुआ होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 20 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 0 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा 5 लाख पर इंडेक्सेशन होता इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगेन 0, जो भी आंसर आएगा वो हो जाता। और ये जो 50,000 है ये 2016 में अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता। बात समझ में आया? अदर सोर्सेस क्या होता है सर, इसके बाद हम लोग अदर सोर्सेस का टॉपिक पढ़ेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, उसमें से एक होता है अदर सोर्सेस। ठीक है, अदर सोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे, तब बताया जाएगा कि ये कैसे टैक्सेबल होता है, ये पैसा वहां चला जाएगा, वहां पर टैक्सेबल होगा। क्लियर है बात? ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। थर्ड
Suppose Mr. A transferred the land to Mr. C under a gift deed during 2012-13 and land is sold to Mr. C for 20 lakh during 2023-24. Calculate capital gain in the hand of Mr. C. Mr. C के हाथ में तुम्हें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। गिफ्ट के केस में क्या होता है पता है? रूल कुछ और है। देखो पहले सिचुएशन नंबर 1 का देख लो, 4.5 रुपए के ऊपर इंडेक्सेशन किया गया, आंसर आ गया। उसके बाद सिचुएशन नंबर 2, पूरे 20 लाख में 5 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन किया गया और जो 50,000 रुपए था वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो गया 2016 में जाकर। ये थर्ड सिचुएशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही 20 लाख रहेगा, ठीक है। अब जो गिफ्ट है, गिफ्ट कब मिला? 2012-13 में मिला, तो इंडेक्सेशन 2012-13 से होगा। बस खाली इंडेक्सेशन बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि गिफ्ट था। मिस्टर सी के लिए तो फ्री था ना प्रॉपर्टी, मिस्टर सी को फ्री में मिला, गिफ्ट में मिला है। तो मिस्टर सी कब से होल्ड कर रहा है? 2012-13 से। तो मिस्टर सी का इंडेक्सेशन जो होगा वो 12-13 से होगा, ना कि 2001 से। प्रॉपर्टी 2001 में खरीदा गया, 2012-13 में गिफ्ट किया गया। तो मिस्टर सी जब 2024 में बेचा, मिस्टर सी कब से खरीदा था? मिस्टर सी खरीदा, सॉरी, कब मिला था मिस्टर सी को? 12-13 में मिला था, गिफ्ट में मिला था। तो जब 12-13 में उसको मिला था तो इंडेक्सेशन भी 12-13 से किया जाएगा। कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो प्रीवियस ओनर का ही लेना है 5 लाख। ऐसे तुम बोलोगे सर मिस्टर सी को तो फ्री में मिला था, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिए? रूल बोलता है कि कोई चीज अगर फ्री में मिला है तो उसके प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। जो प्रीवियस ओनर के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। लेकिन तुम्हारा इंडेक्सेशन जो होगा वो तुम जिस साल से तुम्हें गिफ्ट में मिला है वहां से होगा, ना कि उसके पहले से। बात समझ में आया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिफ्ट के केस में क्या होगा? सर गिफ्ट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आदमी हमें गिफ्ट कर रहा है वो जितने रुपए में खरीदा था वही हमारा भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और लेकिन इंडेक्सेशन कब से होगा? सर इंडेक्सेशन जिस दिन मुझे गिफ्ट मिला है उसी दिन से होगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट 12-13 से होगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो हम लोग, जो 5 लाख है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो 2012-13 से होगा। तो 12-13 का हमें इंडेक्स नंबर लेना है, उसके बाद का, उससे पहले का नहीं लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक मेरे हिसाब से यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। इसके आगे का टॉपिक एग्जाम्पशंस के बारे में है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें और 1 से 2 क्लास लगेगा कैपिटल गेन्स को कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पर चलेंगे। कैपिटल गेन्स में हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।